आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। बड़ी खबर आ रही है यूपी से। वहां अजदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग करने वाले दूसरे आरोपी ने खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। यूपी पुलिस के मुताबिक ओवैसी की गाड़ी पर हमला करने वाले दूसरे आरोपी शुभम ने गाजियाबाद के सिहानी गेट थाने में सरेंडर कर दिया। इससे पहले सचिन नाम के आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। ओवैसी की गाड़ी पर यह फायरिंग हापुड़ में तब हुई जब वो चुनाव प्रचार से लौट रहे थे। ये दावा खुद ओवैसी ने किया कि उनकी गाड़ी को निशाना बनाकर गोलियां दागी गई। हालांकि कुछ ही देर में दूसरी गाड़ी में सवार होकर वो दिल्ली पहुंच गए। न्यूज़ 18 पर ओवैसी ने खुद पूरी घटना का ब्यौरा सुनाया। श्री असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर छिजारसी थाना पिलखवा जनपद हापुड़ पर अज्ञात 2 व्यक्तियों द्वारा फायर किया गया। इस घटना पर पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त सचिन को गिरफ्तार कर लिया तथा थोड़े अंतराल के बाद दूसरे अभियुक्त शुभम को भी गिरफ्तार करके उनके पास से अवैध असला एवं घटना में प्रयुक्त ऑल्टो कार को भी बरामद कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान अभियुक्त सचिन द्वारा बताया गया कि माननीय सांसद की पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा दिए गए वक्तव्य से व्यथित होकर इस घटना को कारित किया है। घटना की छानबीन एवं साक्ष्य संकलन हेतु टीम का गठन कर दिया गया है एवं इसके कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। यूपी चुनाव है, काफी माहौल गरमाया हुआ है। आपकी गाड़ी पर हमला किस ओर इशारा करता? आपको क्या किसी पे शक हुआ है? कुछ नहीं, मुझे नहीं मालूम कौन है। ये तो सरकार का, प्रधानमंत्री का और उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। वो पहचाने कौन है, जाने कौन है, किसने किया ये उनका काम है। वो पहचाने कौन है, पकड़े उनको, क्योंकि उनको पूरा रेकी किया, प्लानिंग की, कॉन्स्पिरेसी की, और जाहिर है कई दिन से प्लानिंग कर रहे होंगे। इतने इनके पास गोलियों के राउंड कहां से आए? फायरिंग पे फायरिंग कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद हैं। ये वो लोग हैं जो भारत के संविधान से नफरत करते हैं। ये वो लोग हैं जो माइनॉरिटीज, दलित और उनकी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के खिलाफ हैं। ये वो लोग हैं जो भारत की आइडियोलॉजी को, भारत की इस प्लुरलिज्म को खत्म करना चाहते हैं। तो ये सब उनकी तरफ से किया जा रहा है। हमले से पहले क्या आपको कोई धमकियां मिली और क्या पार्लियामेंट में आप इस मुद्दे को उठाएंगे और सरकार से क्या मांग, मौजूदा सरकार से क्या मांगे आप? हमको मीडिया के लोगों ने बताया कि प्रयागराज में जो धर्म संसद हुआ उसमें हमारे ताल्लुक से लखत्तर बातें की गई। क्या योगी सरकार को नहीं मालूम था कि धर्म संसद प्रयागराज में हो रहा है? हर आदमी हमको गाली दे रहा है, हमारी जान लेने की बात कर रहा है। और इन सब के बीच छिजारसी टोल प्लाजा पर ओवैसी की गाड़ी पर हुए हमले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया और उस वीडियो में लाल रंग और सफेद रंग की जैकेट पहने 2 हमलावर पिस्तौल से ओवैसी की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते दिखाई दिए। देखने में ऐसा लगा जैसे दोनों हमलावर पहले से तैयार थे और ओवैसी की गाड़ी आने का इंतजार कर रहे थे। इस बीच जैसे ही उनकी गाड़ी टोल प्लाजा पर पहुंची, उन दोनों हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। वो दोनों दौड़ते हुए गाड़ी पर गोलियां चलाते हुए दिखाई दिए। इस बीच जान बचाने के लिए ओवैसी के काफिले में शामिल एक कार के ड्राइवर ने लाल रंग की जैकेट पहने हमलावर पर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की, जिसमें वो बच गया, जबकि दूसरा हमलावर पीछे से उनकी कार पर पिस्तौल से गोली दागता रहा। बाद में दोनों हमलावर वहां से फरार हो गए। चुनाव प्रचार करने के बाद ओवैसी दिल्ली लौट रहे थे। उस वक्त रास्ते में छिजारसी टोल प्लाजा आया जहां यह घटना हुई। पुलिस दावा कर रही है कि गोली चलाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। माना जा रहा है कि गिरफ्तार युवक वही है जो वीडियो में पिस्तौल लहराता दिख रहा है, जो अभी तस्वीरों में आपको पिस्तौल लहराता दिख रहा है। माना जा रहा है कि जो गिरफ्तार किया गया है वो यही शख्स है। पुलिस ये भी कह रही है कि एक और उसका साथी वो भाग निकलने में कामयाब रहा। सीसीटीवी वीडियो सामने आया। ये छिजारसी टोल प्लाजा का ओवैसी की गाड़ी पर हुए हमले का सीसीटीवी वीडियो में लाल रंग और सफेद रंग की जैकेट पहने 2 हमलावर पिस्तौल से ओवैसी की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे दोनों हमलावर पहले से तैयार थे, ओवैसी की गाड़ी आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी टोल प्लाजा पर पहुंची, दोनों हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों दौड़ते हुए गाड़ी पर गोलियां चलाते दिखाई दिए। जान बचाने के लिए ओवैसी के काफिले में शामिल एक कार के ड्राइवर ने लाल रंग के जैकेट पहने हमलावर पर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की, जिसमें वो बच गया, जबकि दूसरा हमलावर पीछे से उनकी कार पर पिस्तौल से गोली दागता रहा। बाद में दोनों वहां से फरार हो गए। चुनाव प्रचार करने के बाद ओवैसी दिल्ली लौट रहे थे। उस वक्त रास्ते में छिजारसी टोल प्लाजा आया जहां यह घटना हुई। और यूपी पुलिस ने दावा किया कि जिन 2 लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया वो दोनों अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। यह घटना उस वक्त हुई जब ओवैसी मेरठ में अपना चुनावी कार्यक्रम खत्म करने के बाद कार से दिल्ली लौट रहे थे।
और जैसे ही उनकी गाड़ी पिलखुआ इलाके में चिजारसी टोल प्लाजा के पास पहुंची, कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना के बाद तो वहां हड़कंप मच गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सीएम चन्नी के भतीजे को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी खबर है, चन्नी के भतीजे को गिरफ्तार किया गया है, भूपेंद्र हनी को गिरफ्तार किया गया है और ये गिरफ्तारी हुई है अवैध खनन के मामले में। और 7 से 8 घंटे तक पहले पूछताछ होती है, उसके बाद गिरफ्तारी होती है। ईडी को छापे में 10 करोड़ रुपए कैश मिला था, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां काफी ज्यादा बढ़ गई थी और ऐसे में अब ये ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री चन्नी के भतीजे को यहां पर गिरफ्तार किया गया है और ये गिरफ्तारी तब हुई है जब उनसे इससे पहले 7 से 8 घंटे तक पूछताछ होती है। इससे पहले जब ईडी कार्रवाई करती है तो 10 करोड़ रुपए कैश मिला होता है और जब चन्नी से इस बाबत पहले पूछा भी जाता है तो वो कहते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं लेकिन रिश्तेदारों की नहीं। लेकिन अब विरोधियों को मौका भी मिल गया है और गिरफ्तारी होती है। चुनावी मौसम है, कुछ ही समय रह गया है मतदान को, ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई है। पंजाब में ईडी ने ये बड़ा एक्शन लिया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। पंजाब के सीएम चन्नी के भतीजे को गिरफ्तार किया गया है, भूपेंद्र हनी को यह गिरफ्तार किया गया है। चमन पलानिया मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। चमन, चुनावी मौसम में ये ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। जी देखिए, जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी के जो भतीजे थे उनको ईडी ने कुछ दिन पहले ही रेत खनन मामले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए पहले भी बुलाया था और उनके घर पे जो है मोहाली में जो है पहले ही ईडी ने रेड की थी। तो कल रात जो है उन्हें लगभग 1 बजे जो है ईडी ने जलंधर से जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और आज उन्हें जो है इसी मामले में जो है जो रेत खनन मामला है और मनी लॉन्ड्रिंग जो मामला है उनसे घर से लगभग जो है 7 करोड़ रुपए जो है बरामद किए गए थे और उसी की पूछताछ के लिए कल उन्हें जो है वो भूपेंद्र सिंह को जो है ईडी ने जलंधर ऑफिस में बुलाया था। तकरीबन 8 घंटे पूछताछ करने के बाद उसका वो जवाब नहीं दे पाए कि वो पैसा उनको कहां से आया था उनके पास। उसके बाद जो था ईडी ने जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आज जो है उन्हें मोहाली कोर्ट में जो है वो दोपहर के बाद जो है वो पेश किया जा सकता है। बिल्कुल चमन, तो क्योंकि भूपेंद्र हनी ने जवाब नहीं दिया, ये नहीं बता पाए कि कैश कैसे उनके पास आया, तो क्या माना जाए कि कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं अब इसके बाद? जी देखिए, जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि हनी सिंह से जो है लगातार जो है ये भी पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह से उनका जो कनेक्शन है वो क्या है और पैसा कहां से आया है। और जहां तक ईडी को भी पता लगा है कि कहीं ना कहीं जो इनके साथ जो और भी जगह पे अन्य जगह पे जो ठिकानों पे इन्होंने ईडी ने रेड की थी तो उनके साथ भी भूपेंद्र सिंह का क्या कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि इस सारे मामले में जो है 10 करोड़ के तकरीबन जो है वो पैसे मिले थे और 7 करोड़ जो था वो हनी सिंह के पास जो था वो पैसे मिले थे उनके घर पर। तो कहीं ना कहीं अब जो सारे मामले की जो है इसकी ईडी जांच कर रही है कि जो ये पैसा और जो रेत खनन से जो ये पैसा आया मनी लॉन्ड्रिंग का वो कहां से आया और कौन कौन इस सारे मामले में जो लिप्त है। तो इसी को लेकर जो ईडी जो है वो सारे तथ्यों की जो है वो जांच कर रही है और अभी भूपेंद्र सिंह को भी इसी मामले को लेकर जो है गिरफ्तार किया गया ताकि उसे और भी खुलासे किए जाएं कि ये और कहां जो है और भी कहीं और पैसा तो नहीं है। तो इसको लेकर भी लगातार जो है ईडी जो है जांच में जुटी हुई है। बिल्कुल चमन, और विरोधी लगातार इसको लेकर के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को घेर रहे हैं और जब न्यूज 18 ने उनसे सवाल भी पूछा था इस बाबत पहले जब रेड मारी गई थी तो उन्होंने कहा था कि वो अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं लेकिन अपने रिश्तेदारों की नहीं। और जी देखिए, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी पहले भी ये साफ कर चुके हैं कि वो मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उनकी जिम्मेवारी नहीं ले सकता और जो जिस तरह का काम करेगा वो खुद भुगतेगा। कहीं ना कहीं अब विरोधी भी लगातार ही जो पहले से ही मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह के ऊपर अब जो कुछ ही दिन का समय रह गया है पंजाब में जो वोटिंग के लिए 20 तारीख को पंजाब में वोटिंग होनी है, तो उससे पहले लगातार पंजाब मुख्यमंत्री को लगातार ही विरोधी घेरते आ रहे हैं। ठीक है चमन, मैं आपको रोकूंगी, मेरे सहयोगी नीरज भी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है और चुनावी मौसम में चन्नी के भतीजे को गिरफ्तार किया गया है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, भूपेंद्र सिंह हनी के ठिकानों पर पहले छापेमारी की गई थी, कई जगह छापेमारी की गई थी, कैश बरामद किए गए थे और उसके बाद ही इन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। ईडी ने जलंधर में पूछताछ के लिए बुलाया था और अब उनकी गिरफ्तारी हुई है। देखिए, राजनीतिक माहौल में, चुनावी माहौल में इससे चरणजीत सिंह चन्नी पे एक नैतिक दबाव तो जरूर बढ़ेगा, विपक्ष को हमला करने का मौका मिलेगा। ऐसे में जबकि मतदान की तारीख महज 16 दिनों दूर रह गई है, चरणजीत सिंह चन्नी बार बार कहते हैं कि
विपक्ष और खासकर केंद्र और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक कवायद है उन्हें परेशान करने की, लेकिन दूसरे दलों को बड़ा मौका मिल जाता है। ठीक है नीरज, मैं आपको रोकूंगी। इस वक्त अकाली दल से नेता दलजीत सिंह चीमा फोन लाइन पर मौजूद हैं। दलजीत जी, जो ये गिरफ्तारी हुई है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये गिरफ्तारी हुई है, उसके पहले 11 करोड़ की कैश रिकवरी हुई और सारे पंजाब को मालूम है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो ओपनली जो सैंड माइनिंग है उसके बिजनेस में इन्वॉल्व है। कुछ देर पहले एक इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में खुलासा हुआ था कि यहाँ नजायज माइनिंग हो रही है, तो सीएम खुद डिफेंड करने के लिए वहाँ नदी के ऊपर पहुंच गए थे कि ये सारा कुछ लीगल है। तो वो ओपनली जो शुरू से ही 5 सालों से जो है इन्वॉल्व है माइनिंग में, तो ये 11 करोड़ का कैश मिलना, उसके बाद और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स का मिलना, ये तो उसी दिन गिरफ्तार होना चाहिए था। दलजीत जी, जब हमने चन्नी जी से बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि वो अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं और चुनावी समय में उनको घेरने के लिए इस तरह की चीजें हो रही हैं। पहले क्यों नहीं ईडी को याद आई? वो तो ये लगातार कहते रहे हैं। नहीं, देखिए, अभी ये रिकवरी हुई है, ये बात सामने आनी चाहिए कि ये पैसा किस किस को जाता था। ये तो कुछ दिनों का पैसा, ये काम तो 5 साल से चल रहा है। तो ईडी सारा खुलासा करना चाहिए ईडी को कि टोटल 5 साल में कितना पैसा हुआ, कौन कौन बेनिफिशियरी थे। सीएम चन्नी था, कौन कौन और मिनिस्टर्स हैं, कौन कौन एमएलएज हैं, कौन कौन और लोग हैं। जब ये सारी बात सामने आएगी तो फिर चन्नी साहब को बताना चाहिए उसके बाद कि क्या जो ठीक है क्या गलत है। लेकिन इस तरीके से इसको कैसे डिफेंड करेंगे कि उनको सिक्योरिटी जो है सीएम का जो काफिला है उससे मिली हुई है, उनको जिप्सी मिली हुई है, उनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है। तो इतना इम्पोर्टेंट वो लड़का क्यों था, इनका रिलेटिव था, तो इतना इम्पोर्टेंट क्यों था कि उनको सीएम ने खुद अपनी सिक्योरिटी दी हुई है। बिल्कुल। तो चीमा जी, आपको लगता है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है इसमें पूरी तरीके से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी खुद शामिल हैं? हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये भतीजे की तस्वीर है, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का भतीजा जिसको गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। और ये तस्वीर आप देखिए, गिरफ्तारी के बाद पहली तस्वीर। इससे पहले उनसे लगभग 7 से 8 घंटे तक पूछताछ होती है जिसमें वो जवाब नहीं दे पाते हैं। जो ईडी उनसे सवाल करती है कि जो कैश की बरामदगी हुई है, ये पैसा कहां से आया, इसको लेकर के ईडी संतुष्ट नहीं होता है और ये अब गिरफ्तारी होती है। उन पर गिरफ्तारी की तलवार पहले ही लटक रही थी, क्योंकि जो पहले रेड की गई थी उसमें काफी ज्यादा कैश बरामद हुआ था और अब ये बरामदगी लगभग 10 करोड़ से ज्यादा की है। काफी ज्यादा सोना भी बरामद हुआ है और लगातार अब विरोधी जो है वो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके संरक्षण में ये सब हुआ, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी अपने भतीजे को दी हुई थी और ऐसे में वो भी पूरी तरीके से इस अवैध कारोबार में लिप्त हैं। और मेरे साथ इस वक्त अकाली नेता लगातार बने हुए हैं। दलजीत जी, तो आपको लगता है कि पूरी तरीके से ये मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के संरक्षण में हुआ, उनकी लिप्तता इसमें है, वो भी इसमें बराबर के भागीदार हैं? देखिए, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि उनकी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के 42 एमएलए और मिनिस्टर्स माइनिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व थे। उन्होंने कहा है कि मैंने सोनिया गांधी को ये लिस्ट भेजी थी, लेकिन उन्होंने एक्शन लेने के लिए मुझे अलाउ नहीं किया। तो ये तो सारी कांग्रेस इन्वॉल्व है, अकेला चन्नी नहीं इन्वॉल्व। ऑन रिकॉर्ड इनके अपने जो मुख्यमंत्री है पहले अमरिंदर सिंह, वो मान चुके हैं। जब उनको बोला गया था कि आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए, तो उन्होंने बोला था कि मैंने सोनिया जी को लिस्ट दी थी, 42 उसमें एमएलए और मिनिस्टर इन्वॉल्व थे, तो मैं इसलिए नहीं कर पाया। चलिए ठीक है, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चीमा जी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, ये है चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपेंद्र हनी जिनकी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद पहली तस्वीर एक्सक्लूसिव आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख सकते हैं। लगभग 7 से 8 घंटे तक इनसे पूछताछ होती है और ईडी इनके जवाबों से संतुष्ट नहीं होता है कि कैश कैसे बरामद हुआ। उसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी हुई है। बढ़ते हैं आगे। पटना में एक आदमी ने 2 नाबालिग बहनों को 5 मंजिला इमारत की छत से नीचे फेंक दिया। दिल दहला देने वाली इस वारदात में एक लड़की की मौत हो गई जबकि दूसरी गंभीर रूप से जख्मी है। और पटना के बहादुरपुर इलाके में हुई घटना से वहां हड़कंप मच गया। इलाके में रहने वाले सैकड़ों लोग वारदात की जगह पर जमा हो गए। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने इसका विरोध करते हुए उसे भीड़ को सौंपने की मांग की। यही नहीं, लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। पुलिस प्रशासन हाय हाय
किसी तरह भीड़ से बचाकर पुलिस आरोपी को लेकर थाने पहुंची, लेकिन 2 नाबालिग बहनों को छत से फेंके जाने की घटना से गुस्साए सैकड़ों लोग वहां भी पहुंच गए। बताया गया कि थाने का घेराव करने पहुंची भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और वहां खड़े 2 ऑटो में आग लगा दी। तुरंत फांसी की सजा दिया जाए। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, नादान बच्चा, उसको मार दिया गया। बवाल बढ़ता देख वहां पुलिस के कई बड़े अधिकारी पहुंच गए और उन्होंने खफा लोगों को समझाकर शांत करवा दिया। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि आरोपी को सख्त सजा दिलाई जाएगी, जिसके बाद भीड़ का गुस्सा शांत हो गया। वहाँ से गिरफ्तार कर लिए, वो छिपा हुआ था बाथरूम में, चाकू को लिए हुए था, तो गिरफ्तार करके हम लोग लाए हैं। फिलहाल इस बात का पता नहीं लगाया जा सका कि आरोपी ने इस घटना को अंजाम क्यों दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर सदर सीट से नामांकन भरेंगे। योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले वो गोरखपुर से ही 5 बार सांसद रहे और इस बार पार्टी ने उन्हें गोरखपुर सदर सीट से विधानसभा चुनाव में उतारा है, जिसके लिए वो आज करीब 12 बजे कलेक्ट्रेट दफ्तर में नामांकन भरेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नामांकन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराजा प्रताप इंटर कॉलेज में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में शहर के विभिन्न वर्गों के चुने हुए 1000 प्रतिनिधि चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए जनसभा में शामिल होंगे। इन 1000 लोगों में शिक्षाविद, चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारी और अधिवक्ताओं समेत सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि होंगे। इस चुनावी जनसभा का प्रसारण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी करने के इंतजाम किए गए हैं। जनसभा में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सीधे जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद सीधे कलेक्ट्रेट दफ्तर में नामांकन दाखिल करने के बाद जनसभा स्थल पहुंचेंगे। योगी आदित्यनाथ के नामांकन के लिए प्रशासन ने भी कई इंतजाम किए हैं। जनसभा में शामिल होने वाले वाहनों की पार्किंग और भीड़भाड़ को काबू करने की व्यवस्था के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं को तैनात किया गया है। 4 तारीख से 11 तारीख में माननीय आयोग के निर्देशों क्रम में पूरी तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पे सभी 9 नामांकन कक्षों में व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी हमारे अधिकारियों को आरओस और एआरओस को प्रशिक्षण करा लिया गया है। सीसीटीवी कैमरा के व्यवस्था की गई है, जिसमें सब कुछ कैमरा के कैद में रहा। मीडिया का प्रबंधन, आवागमन के लिए प्रबंधन, बाकी गाड़ियों के लिए बाहर प्रबंधन, सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती और उनका ब्रीफिंग किया गया है। आज निरीक्षण करके देखा गया है। 100% आज शाम तक तैयारी पूर्ण हो जाएगी। इसमें कल से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो रही है, तो इसके लिए आज हम लोगों ने रिहर्सल किया है। अलग अलग हम लोग बैरिकेडिंग की है। यहाँ पे डबल लेयर सिक्योरिटी यहाँ पे अरेंजमेंट किया जा रहा है। सीसीटीवी की व्यवस्था की जा रही है, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और ट्रैफिक के लिए जो भी उसमें नामांकन के समय का जो डाइवर्जन स्कीम है उसको हम लोग उसका निर्धारण कर रहे हैं और भी पूरा भ्रमण डीएम सर के और एसएसपी सर के साथ हुआ है। उसके साथ जो भी फीडबैक हमें मिला है उसके हिसाब से हम ड्यूटियों का निर्धारण करेंगे। बीजेपी का गढ़ कहा जाता है गोरखपुर, एक ऐसा अभेद किला कहा जाता है जिस पर अब तक सेंधमारी किसी भी पार्टी के सियासी दांव पेचों के जरिए तो नहीं हो पाई है। इसके पीछे की वजह क्या है और क्या कुछ पूरा गोरखपुर का हाल है, ये जानने के लिए मेरे साथ बहुत सारे यही के स्थानीय लोग मौजूद हैं जो सालों साल बरसों से यहाँ पर रह रहे हैं। सबसे पहले भैया आपका नाम जानना चाहूंगी। गुलाब चंद। गोरखपुर का क्या हाल नजर आ रहा है? बहुत बढ़िया है। मन की बात कहने की आजादी है? नहीं, ठीक है। बढ़िया विकास किया है सीएम योगी आदित्यनाथ? बहुत अच्छा। कैसा विकास किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने? उम्मीद से ज्यादा। अच्छा, उम्मीद से ज्यादा किया? उम्मीद से ज्यादा। गोरखपुर में उम्मीद से ज्यादा हुआ है। बिजली जो रात को नहीं आती थी, रात में आती है, दिन में आती है। उससे पहले कट जाती थी तो कम से कम 4 दिन 5 दिन लाइट नहीं मिलता था। तब बनाने के बाद अधिकारी नहीं आते थे। आप तो एक बार फोन कर दीजिए, पहुंच जाते हैं सब लोग। चलिए, पीएम और सीएम तो मन की बात अपनी वक्त पर कह लेते हैं, क्या आप कह पाते हैं अपने मन की बात गोरखपुर में? बहुत विकास हुआ है। अच्छा, बहुत हुआ है, बहुत विकास हो रहा है, अभी और हो रहा है। अच्छा, खुश है? लेकिन बहुत ही खुश है। तभी बीजेपी का अभेद किला कहा जाता है। अभी तक कोई और पार्टी नहीं चल पा रही है यहाँ? कहाँ थे, अभी तो भाजपा चल रही है। खुश है भैया यहाँ के विकास से? खुश है। हाँ? खुश है। कैसा लगता है? मतलब अच्छा लग रहा है, यहाँ पर काम का मौका मिल रहा है, रोजगार का मौका मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। आप क्या पाते हैं अपने मन की बात? हम तो बाहर से आए हुए हैं। आप बाहर से आए हैं, कितने दिन हो गए? अभी आ जाए हैं
यहाँ के नहीं, हम दवाई कराने के लिए। अच्छा, कैसा लग रहा है जब दूसरी जगह पर आते हैं? नहीं, अच्छा लग रहा है। अच्छा, धार्मिक सौहार्द मेल मिलाप नजर आता है? ये तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है भैया, मजा आ रहा है? एकदम मजा आ रहा था। अच्छा, रोजगार अच्छा है? रोजगार अच्छा है, मेडिकल कॉलेज खुल गया है, फर्टिलाइजर खुल गया है, कॉलेज खुल गया है, हाँ, एम्स खुल गया है। तो जो दवा हम दिल्ली जाते थे, लखनऊ जाते तब सुविधा हमको यहीं मिल जा रहा है। यूपी के गाजियाबाद के लोनी में गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए विपक्षी दलों को घेर लिया। लोनी विधानसभा सीट से नंदकिशोर गुर्जर बीजेपी के उम्मीदवार हैं और अमित शाह उनके पक्ष में वहां प्रचार करने पहुंचे, जहां उन्होंने अपने भाषण में पिछली यूपीए सरकार के दौरान पाकिस्तान की तरफ से की गई घटनाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर निशाना साधा। अमित शाह ने आरोप लगाया कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने से पहले तक देश के हालात ठीक नहीं थे। पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया देश के अंदर घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते। गृह मंत्री के इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया और उन्हें 2019 में हुए पुलवामा हमले की याद दिला दी। पाकिस्तान जैसा आतंकी देश वो पुलवामा जैसे हमले कर रहा है और हम आज भी उस पुलवामा का बदला नहीं ले पाए हैं। अपने भाषण में अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा और उन पर बदमाशों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए आज पीएम नरेंद्र मोदी एक वर्चुअल रैली करेंगे। इस वर्चुअल रैली में यूपी के 5 जिलों मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा को कवर किया जाएगा। इन 5 जिलों में करीब 23 विधानसभा सीटें हैं और इन सभी जगहों पर इस वर्चुअल रैली के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। 122 जगहों पर एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पीएम का संवाद पहुंचाया जा सके। इस वर्चुअल रैली में चुनाव आयोग के नियमों का ध्यान रखते हुए करीब 1 लाख लोगों के जुड़ने की उम्मीद है, जबकि वर्चुअल तरीके से करीब 20 लाख लोग इस रैली से जुड़ेंगे। पीएम की इस रैली में गोरखपुर से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जुड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ के गर्मी वाले बयान पर यूपी में सियासी गर्मी और बढ़ गई, क्योंकि इस बयान पर मचे घमासान में एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े और उन्होंने योगी आदित्यनाथ के गर्मी वाले बयान को अपने नए गठबंधन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा से जोड़ दिया। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ने जो गर्मी पैदा की है, इससे इन सबको परेशानी हो रही है। असल में कुछ दिन पहले यूपी के हापुड़ में योगी आदित्यनाथ ने इस बयान के जरिए समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया था। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। जिस पर बुलंदशहर पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने फिर पलटवार किया। वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। एक दिन पहले आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने भी गर्मी वाले बयान को लेकर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा था। निजी सेक्टर की नौकरियों में आरक्षण पर हरियाणा सरकार को झटका लगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खट्टर सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें हरियाणा के निजी दफ्तरों में 75% नौकरियां राज्य के ही लोगों को देने का नियम बनाया गया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना नया गाना जारी कर दिया। इस गाने को एक विज्ञापन के अंदाज में पेश किया गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में एक रोड शो किया और वहां विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का प्रचार किया। बीसीसीआई ने बताया कि मई में महिलाओं के आईपीएल यानी चैलेंजर्स ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश के जालौन में रहेंगे। वो सुबह करीब 12 बजे जालौन की माधोगढ़ विधानसभा पहुंचेंगे, जबकि दोपहर 1:30 बजे वो उरई विधानसभा पहुंचेंगे और वहां होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो उरई में संगठन की एक बैठक में शामिल होंगे, जबकि शाम 4:30 बजे वो कानपुर देहात पहुंचेंगे। लोगों से संपर्क कर पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। पंजाब की अमृतसर पूर्व सीट से अकाली दल के उम्मीदवार बिक्रम सिंह मजीठिया ने इमरान खान के बहाने सिद्धू पर हमला किया। इस सीट से मजीठिया का मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार नवजोत सिंह सिद्धू से, जो अमृतसर पूर्व सीट से विधायक भी हैं। इसीलिए प्रचार के लिए वहां पहुंचे बिक्रम सिंह मजीठिया ने सिद्धू को निशाने पर लिया और इमरान खान के बहाने उन्हें घेरने की कोशिश की। चाहे कोई शहीद ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ और ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। मजीठिया के इस बयान पर कांग्रेस भड़क गई और उसने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। क्या नवजोत सिंह सिद्धू को देशभक्ति मजीठिया सिखाएंगे? इसके साथ ही कांग्रेस ने दावा किया कि अमृतसर पूर्व सीट पर नवजोत सिंह सिद्धू की ही जीत होगी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गोवा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरे में वो गोवा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करेंगे। राहुल गांधी सुबह 10:30 बजे घर घर जाकर लोगों से मिलेंगे और इसके बाद दोपहर 2:30 बजे वो इंटरनेशनल सेंटर में कांग्रेस उम्मीदवारों से एक बैठक करेंगे, जबकि दोपहर करीब 2:15 बजे पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद शाम करीब 4 बजे राहुल गांधी एक वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे और शाम 5 बजे पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। पाकिस्तान में बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है, ऐसी जंग जिसने पहले ही दिन पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। पाकिस्तान की सेना को अपने ही देश में जंग लड़नी पड़ रही है। जंग तब शुरू हुई जब बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना के कैंपों पर बहुत बड़ा हमला हुआ। एक ऐसा हमला जिसकी जरा सी भी खबर पाकिस्तान दुनिया के सामने आने नहीं देना चाहता। वहां एक ऐसी जंग चल रही है जिससे जुड़ी हर जानकारी को इमरान खान दबाना चाहते हैं, इसीलिए वहां के मीडिया में इस खबर को दिखाने पर रोक लगा दी गई है। लेकिन जानकारी सामने आई है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तानी फौज के कैंपों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ। यह हमला पंजगुर और नुश्की नाम की 2 जगहों पर हुआ बलूचिस्तान में। इन दोनों जगहों पर पाकिस्तान की फौज के कैंप हैं। पता चला है इन दोनों कैंपों पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कब्जा हो चुका है। यह जानकारी एक प्रेस रिलीज के जारी कर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दी। यह एक ऐसा संगठन है जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजादी दिलाने के लिए दशकों से जंग लड़ रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान की सरकार इस संगठन को आतंकी संगठन कहती है। पाकिस्तान ने BLA को एक अलगाववादी संगठन बताते हुए उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। BLA ने दावा किया है कि रणनीतिक रूप से बेहद अहम इन दोनों कैंपों पर, मतलब पंजगुर और नुश्की, इन दोनों कैंपों पर उसका कब्जा हो चुका है। पाकिस्तान की सेना के 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। एक बड़े अफसर की भी मौत की खबर है। पाकिस्तान की सेना ने जो बैकअप फोर्स लड़ने के लिए भेजी वो भी कैंप में दाखिल नहीं हो पा रही है, जबकि जंग लगातार जारी है। पता चला है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के आत्मघाती हमलावरों ने कुछ गाड़ियों को बारूद से भरा, दोनों कैंपों के पास उन गाड़ियों के जरिए बड़ा धमाका किया। इसके बाद दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में पाकिस्तान की फौज को बड़ा नुकसान पहुंचा। इस अचानक हुए हमले में पाकिस्तानी फौज को संभलने तक का मौका नहीं मिला और उसके 100 से ज्यादा जवानों की मौत हो गई, जबकि दोनों चौकियों से कब्जा भी चला गया। लेकिन हैरानी की बात यह कि पाकिस्तान इस खबर को दबाने में लगा है। वहां के न्यूज चैनलों पर इस हमले का जिक्र तक नहीं है। यहां तक कि वहां की सेना की एजेंसी ISPR, मतलब इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, ने हमले की बात तो मानी, लेकिन यह नहीं माना कि नुकसान इतने बड़े पैमाने पर हुआ है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में अशांति की खबर दबाने में क्यों लगा है। इसकी जड़ में है चीन, क्योंकि बलूचिस्तान में अशांति का मतलब ही है चीन की दुखती रग पर हाथ रखना, क्योंकि बलूचिस्तान में ही खत्म होता है लाखों करोड़ डॉलर से बन रहा चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। बलूचिस्तान में ही ग्वादर पोर्ट है, जिसे चीन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मान रहा है, और ग्वादर तक चीन एक लंबा हाईवे बनाने के लिए पैसा पानी की तरह बहा रहा है। इसी प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीन के 3 इंजीनियर 2004 में एक हमले में मारे गए थे। उसके बाद कई ऐसी घटनाएं हुई जिनमें चीन के नागरिकों और अधिकारियों के मारे जाने की खबरें आईं। अब नौबत यह है कि अगर चीन को यह समझ में आ गया कि पाकिस्तान उसे बलूचिस्तान में सुरक्षा नहीं दे सकता, पाकिस्तान की खुद की सेना सुरक्षित नहीं है, तो पाकिस्तान को चीन से भीख मिलनी भी बंद हो जाएगी, क्योंकि चीन की नजर बहुत पहले से पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत पर और खासतौर पर ग्वादर पोर्ट पर है, जो चीन के लिए रणनीतिक रूप से भी और व्यापार के नजरिए से भी बेहद अहम साबित हो सकता है। उससे भी बड़ी बात यह कि यह घटना इमरान खान के चीन दौरे से ठीक पहले हुई। इमरान खान विंटर ओलंपिक्स के उद्घाटन के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, जहां उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से भी होनी है। लेकिन जितना अहम बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान या चीन के लिए है, पाकिस्तान ने हमेशा उसकी उतनी ही अनदेखी की है। बलूचिस्तान का अपना इतिहास है, अपनी संस्कृति है। वहां के लोग यानी बलोच आबादी खुद को पाकिस्तानी नहीं मानती और इसीलिए दशकों से पाकिस्तान के खिलाफ बलोच समुदाय आजादी की जंग लड़ रहा है। मतलब यह कि दुनिया भर में कश्मीर का रोना रोने वाला पाकिस्तान बलोच समुदाय पर दशकों से जुल्म कर रहा है। पाकिस्तान का दक्षिण पश्चिम हिस्सा है बलूचिस्तान। बलोच लोगों की बड़ी संख्या के कारण इसका नाम बलूचिस्तान कहा जाता है। वहां बलोच समुदाय ज्यादा रहता है, जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान और ईरान से लगती हैं। दक्षिण में अरब सागर है, पूर्व में सिंध और पंजाब है, एक ऐसा प्रांत जिससे 2 मुल्कों की सीमाएं लगती हैं, समुद्र की सीमा जुड़ती है। इसके अलावा पंजाब और सिंध जैसे अहम इलाके भी जुड़ते हैं, सुरक्षा और कारोबार दोनों नजरिए से। बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है, यह समझना मुश्किल नहीं है। जमीन के आकार के हिसाब से मतलब
क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो बलूचिस्तान अकेला ही पाकिस्तान का 44% हिस्सा रखता है, करीब आधा, लेकिन आबादी के लिहाज से काफी छोटा है। पाकिस्तान की 44% जमीन वाले इस प्रांत में केवल 7% आबादी है। हालांकि बलूचिस्तान की पहचान कुछ और भी है। पाकिस्तान के इसी प्रांत को कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सोना और तांबे के भंडार के लिए भी जाना जाता है। लेकिन प्रकृति का इतना बड़ा खजाना यहां होने के बाद भी पाकिस्तान के जुल्म बलोच लोगों पर कभी कम नहीं हुए। इसीलिए दुनिया के अलग अलग कोनों में बलोच संगठन पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यूपी के सहारनपुर में एक और अवैध हथियार फैक्ट्री पकड़ी गई। यूपी चुनाव से पहले पुलिस ने सहारनपुर में एक अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। बताया गया कि वहां एक हफ्ते में यह चौथी अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मौजूद जिन्ना टावर पर तिरंगा फहराया गया। 2 दिन पहले 8 दशक पुराने इस टावर को तिरंगे का रंग चढ़ा दिया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर यह टावर होने की वजह से पिछले दिनों इस पर काफी विवाद हुआ था। पीएमसी बैंक घोटाले के आरोपी दलजीत सिंह बल को बिहार के रक्सौल से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि वो नेपाल भागने की फिराक में थे। मुंबई में कई ऑटो रिक्शा ड्राइवरों ने परिवहन मंत्री अनिल परब से मुलाकात की और जुर्माने समेत अपनी कई समस्याएं बताईं। इस दौरान कांग्रेस नेता संजय निरुपम भी वहां मौजूद